हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज अ क्लास ऑफ गवर्नर पार्ट सेकेंड। ठीक है ना। हम लोग इस क्लास में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी इसके बारे में एक क्लास हो चुका है और ये लास्ट क्लास है जिसको सेकेंड क्लास है। ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दूंगा, वहां से जाकर फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद ही सेकेंड क्लास देखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है कि उसमें हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था। आज हम गवर्नर के बारे में, इसके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में कवर करेंगे। जनरली दिस क्लास इज फॉर पीसीएस। ठीक है ना। पीसीएस और कोई भी जो स्टेट लेवल पीसीएस है और यूपीएससी लेवल का जो पेपर है उसके लिए क्लासेस है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन मुद्दा ये है इस क्लासेस का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले बच्चे दोनों सुने और फिर जाके अपना लक्ष्मीकांत को पढ़े। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नर जो होता है, जो राज्यपाल होता है दोस्तों, उसके पावर्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पावर देखो जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर होता क्या है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो जो स्टेट होता है मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट है, तो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो सबसे जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो कौन होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है ना, उसके ऊपर गवर्नर आता है, और थर्ड में क्या होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है दोस्तों, तो एडवोकेट जनरल बताए थे, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। ठीक है ना, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये दीज आर द एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो भी स्टेट में कोई भी दोस्तों कोई भी डिसीजन लिया जाता है, स्टेट में कोई भी लॉ बना या कोई भी डिसीजन लिया, गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव है, वो किसके नाम पर होता है, गवर्नर के नाम पर होता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टेकन इन हिज नेम। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल में देखो, जैसे बिहार गवर्नमेंट है। ठीक है ना, कौन सा गवर्नमेंट है दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट है। तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या करा कि कोई डिसीजन लिया, कोई एक्शन लिया, तो बिहार नीतीश कुमार के नाम पर नहीं होगा, वो बिहार के जो राज्यपाल है ना उसके नाम पर होगा, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। रियल पावर में भी नीतीश कुमार के नाम पर है, लेकिन जो किसके अंडर होगा वो गवर्नर के नाम पर लिया जाएगा वो। ठीक है ना, डिसीजन सारे नीतीश कुमार लेगा लेकिन अंडर द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है ना, तो क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर में हो गया। एग्जीक्यूटिव पावर में दोस्तों एक और आता है कि जो जब अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं ना, अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं तो सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, जो मंत्रिमंडल जो होता है, चीफ मिनिस्टर हो गए, एडवोकेट जनरल हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, जो अगर देखोगे तो जो पंचायती राज, ये सब पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है, ठीक है ना, जो बिहार में होने वाला है, तो पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना वो हो गया, चेयरमैन और मेंबर्स जो हो गया पीसीएस का, जैसे बीपीएससी के जो चेयरमैन हो गए, अभी कौन है बीपीएससी का, एक क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी का अभी चेयरमैन कौन है उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ। ठीक है, तो बीपीएससी का चेयरमैन और पीसीएस का चेयरमैन हो गया। ठीक है, इस सब को कौन करता है, अपॉइंट करता है गवर्नर, नियुक्ति करता है। क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, वो कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पावर है जो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। थर्ड एग्जीक्यूटिव पावर है कि दोस्तों प्रेसिडेंट रूल लगाता है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे के लिए, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाता है। अब ये कब लगता है, जब किसी भी स्टेट का हम लोग इसका इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी स्टेट है दोस्तों, कोई भी स्टेट है, अगर सपोज कर लो बिहार है, तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं, किसी को मेजोरिटी नहीं आया, या गवर्नमेंट डिजॉल्व हो गया अपने टर्म से, जो 5 साल का होता है, 5 साल से पहले डिजॉल्व हो गया, कोई गवर्नमेंट नहीं बन पा रहा है, तो या कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, जो संवैधानिक जो मैशनरी है वो खत्म हो गया है, तब जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, सेंटर को रिकमेंड करता है कि 356 आर्टिकल अनुच्छेद के थ्रू यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। ठीक है ना, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गया प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीपीएससी का चेयरपर्सन कौन है। सेकेंड, हम लोग अनुच्छेद 356 पढ़ लिए हैं, अब बताना है आपको 365 अनुच्छेद आर्टिकल क्या है, उसके बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो गवर्नर है वो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर होते हैं। ठीक है ना, और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है स्टेट में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, इनके एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है,
और नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर में आता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सपोज करो नीतीश सरकार है, ठीक है ना, नीतीश सरकार है, कोई भी डिसीजन लेती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है उसमें कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो क्या है ना, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, वो गवर्नर को बताया जाता है, राज्यपाल को बताया जाता है। लेकिन सपोज कर लो कि एक, इस पॉइंट का मतलब समझो क्या है दोस्तों, कि सपोज करो कि एक कोई मिनिस्टर है, उसने एक डिसीजन ले लिया, जैसे हेल्थ मिनिस्टर है बिहार का हेल्थ मिनिस्टर है, उसने डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन कोई लेने के लिए क्या होता है ना, कि काउंसिल जो मिनिस्टर होते हैं जिसको और या कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, सबको वहां बताना पड़ता है, ठीक है। तो मिनिस्टर ने खुद का डिसीजन ले लिया लेकिन नहीं बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो गवर्नर क्या बोलता है ना, कि गवर्नर उस एक्ट जो डिसीजन है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजता है कि अब पूरे मतलब सब देख के बताओ कि ये आगे चलना चाहिए, आगे डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन हुआ गवर्नर को बताना पड़ेगा, जो नीतीश सरकार लेगी या कोई स्टेट गवर्नमेंट लेगा, या कोई भी डिसीजन जो कोई मिनिस्टर लिया है लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो सब नहीं लिए हैं, तो वो भी गवर्नर क्या करेगा, वो मंत्रिमंडल जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसके पास डालेगा कि आप भी क्या करें, डिसीजन ले, ठीक है दोस्तों। तो दीज आर द एग्जीक्यूटिव पावर। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर है दोस्तों समन एंड प्रोरोगिव। अब देखो इसका मतलब होता क्या है, हिंदी वाले बच्चों और इंग्लिश वाले बच्चों दोनों सुनो, कि कोई भी सेशन है, जैसे विधानसभा है, विधानसभा है, ठीक है ना। अब विधानसभा का जो सेशन स्टार्ट होता है ना, सपोज करो कोई अभी बजट सेशन स्टार्ट हो गया, या कोई समर सेशन स्टार्ट हो गया, या विंटर सेशन स्टार्ट हुआ, तो कोई भी सेशन स्टार्ट होता है ना, तो क्या करता है, उस हाउस को जो सबसे पहला जो समन करता है ना, वो कौन करेगा, गवर्नर करेगा, वो राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। और खत्म जो लास्ट सेशन जो होता है ना, जैसे सपोज कर लो कि कोई सेशन है तो 1 तारीख को स्टार्ट हुआ और 30 तारीख को खत्म होने वाला है, तो खत्म वाले दिन को भी प्रोरोगिव जो होता है, जो खत्म है वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यही कंडीशन अप्लाई होता है प्रेसिडेंट के लिए सेंटर में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, ठीक है। तो सम्मन करता है और प्रोरोगिव खत्म भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। बीच वाला काम कौन करेगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई भी सेशन, कोई नया सेशन जो फर्स्ट सेशन होने वाला है ना किसी साल का, जैसे सपोज करो 2021 का पहला सेशन होने वाला है, तो पहला सेशन को हमेशा एड्रेस जो होता है ना, वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और सेंटर में कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। तो मतलब सपोज करो कि अभी बजट सेशन आ गया, ठीक है ना, अब नीतीश कुमार ने क्या करा, बजट पेश कर दिया बिहार में, तो इस साल का पहला सेशन है। तो जब सेशन जब स्टार्ट होगा, सारे जो मेंबर है विधानसभा के इकट्ठे होंगे विधानसभा में, तो पहला जो स्पीच होगा ना दोस्तों, वो कौन देगा, राज्यपाल देगा। उसको बोलते हैं फर्स्ट सेशन एड्रेस। लेजिस्लेचर को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्पीकर हो गया और डिप्टी स्पीकर हो गया, ठीक है ना। अगर वो एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर क्या होता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी सदन को संभालने के लिए एक स्पीकर होता है। अगर स्पीकर सपोज करो कोई बाई चांस अगर नहीं रहा तो उसके अलावा एक और होते हैं डिप्टी स्पीकर। अगर दोनों एब्सेंट रहता है ना दोस्तों, तब हाउस चलाने के लिए कोई चाहिए, तो कोई भी मेंबर जो होगा उस हाउस का, उसको गवर्नर अपॉइंट कर देगा टेम्परेरी पर्पस के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक ये दोनों आ नहीं जाता है। वही केस होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में। तो विधान परिषद में क्या होता है, चेयरमैन होते हैं, और विधानसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है। तो आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंडिया में अभी तक कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं जिसके पास विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कितने राज्य हैं, ठीक है ना, उसको कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए, ठीक है। तो ये हो गया उसका लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर जो होता है दोस्तों गवर्नर का, कि जैसे क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो इसके जो मेंबर होते हैं ना दोस्तों, वो इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि जो इसका जो मेंबर होता है, जो इनडायरेक्ट किए जाते हैं, उसमें से जो 1/6 मेंबर जो होता है ना दोस्तों, उसको गवर्नर नॉमिनेट करता है। गवर्नर अपने हिसाब से उसको नॉमिनेट करता है। समझ रहे हो। जैसे सपोज कर लो, एग्जांपल ले लो,
कि लेजिस्लेटिव एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है वो लेते हैं, ठीक है। कि अगर सपोज करो कि किसी विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 300 मेंबर है, ठीक है। तो 300 मेंबर सारे इनडायरेक्ट इलेक्ट होंगे। तो इसका 1/6 जो नॉमिनेट करता है ना, वो कौन करता है? गवर्नर करता है। तो 300 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6×25 0। मतलब क्या है, 50 मेंबर जो है ना, गवर्नर अपने मन से वेरियस फील्ड्स, मतलब हो गया जो कोई आर्ट्स हो गया, कोई साइंस हो गया, इस सब फील्ड से क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा खुद से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 1/6 जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है कि सपोज करो कोई भी एक मेंबर, विधानसभा जो हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक है ना, उसका कोई एक मेंबर है, तो इसको डिस्क्वालीफाई करना है। डिस्क्वालीफाई करने का बहुत सर्टेन रीजंस होते हैं जो हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। डिस्क्वालीफाई करना मतलब उसको हटा देना है, उस पद से, मेंबरशिप से खत्म कर देना है। तो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसाइड कौन करता है? वो गवर्नर करेगा, ठीक है ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है ना। जो इलेक्शन कमीशन है उसके कंसल्टेशन के साथ करेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको आ गया आपको दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए कि विधान जो परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, अभी तक कितने हैं वो कमेंट में डालिए। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी इलेक्शन कमीशन कौन है, ठीक है ना, उसका नाम डालिए। अभी बंगाल का चुनाव होने वाला है, तो उसमें एक दिन पहले ही, कल परसों ही उसका डेट अनाउंस हुआ है, तो आपको नाम डालना है, ठीक, नाम कौन है, ठीक है। अभी का इलेक्शन कमीशन कौन है? दीज आर द लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो, अब एक और लेजिस्लेटिव पावर में आता है, बिल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अध्याय भी बोलते हैं, हिंदी में अध्याय भी बोलते हैं, ठीक हो। देखो क्या होता है कि कोई बिल है, तो सपोज करो बिल का प्रोसीजर क्या होता है। गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाना चाहती है, ठीक है ना, कोई एक्ट बनाना चाहती है, तो गवर्नमेंट पहले बिल को लाएगी, कहाँ लाएगी? पार्लियामेंट में लाएगी, या स्टेट के हिसाब से स्टेट असेंबली में लाएगी। स्टेट असेंबली में बिल आ गया, इस बिल को सब पास करेगा। पास कैसे करेगा? इस पर वोट होगा, ठीक है ना। सब इसको वोट कर दिया तो बिल पास हो गया, ठीक है ना। इसका पूरा प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। तो जो बिल है वो जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक है। राज्यपाल उस बिल पर साइन करेगा तो बिल क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहां तक क्या है? बिल ही है, ठीक है ना, एक्ट नहीं बना है। जब साइन हो जाएगा ना, तब वो एक्ट बनेगा। अगर राज्यपाल साइन नहीं करता है, अगर वो साइन नहीं करता है, तो बिल खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बन पाएगा। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो कोई बिल अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करके हम गवर्नर या राज्यपाल के पास भेजते हैं, तो उनके पास ये सारे कंडीशंस होते हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन होता है कि वो क्या करेगा? ठीक है, हम साइन कर देते हैं, गिव एसेंट। एसेंट मतलब होता है कि कोई भी बिल पर हम साइन कर देते हैं, ओके हो जाएगा, ठीक है। कोई बिल पर हम क्या करते हैं? साइन करते हैं। गवर्नर क्या करेगा? साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन गया। तो इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ साइन करता है। सेकेंड बिल होता है कि विदहोल्ड हिज एसेंट, मतलब आप कोई बिल भेजे, ठीक है ना, तो क्या करेगा? साइन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जब साइन नहीं करेगा तो एक्ट नहीं बनेगा। और साइन ना करने का कोई रीजन होता है, वैलिड रीजन। अपने मन से नहीं है कि भाई हम चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट है तो हम साइन नहीं करेंगे। देयर शुड बी अ वैलिड रीजन, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं। जो वीटो क्या होता है ना, वो हम प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? सस्पेंसिव वीटो हो गया, ठीक है ना। तो जब क्या है कि कोई भी बिल पर एसेंट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो। तो बिल पर एसेंट नहीं करेगा तो बिल क्या हो गया? खत्म हो गया, बिल अब एक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन होता है वो बिल को रिटर्न करता है, रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, हाउस में। अगर सपोज करो कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दिया तो बिल एक्ट बन गया। सेकंड कंडीशन है कि साइन नहीं किया तो बिल खत्म हो गया। थर्ड कंडीशन है कि प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं ये बिल में थोड़ा गड़बड़ी है, तो राज्यपाल क्या करेगा? फर्स्ट में तो राज्यपाल साइन कर दिया, सेकंड में राज्यपाल क्या करेगा? साइन नहीं किया तो बिल खत्म हो गया। थर्ड में क्या करेगा कि अच्छा चलो तुमने बिल भेजा है लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो तुमको हम वापस दे रहे हैं, ठीक है ना, वापस दे रहे हैं। इसको क्या करो, तुम इस बिल को फिर से सुधार कर फिर से मेरे पास भेजो। तो जो
थर्ड कंडीशन आता है ना, उसको बोलते हैं रिटर्न बिल, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसमें मनी बिल नहीं होता है, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है, इसको आप ध्यान से नोट कर ले, VVI क्यों एग्जाम में पूछे जाते हैं 60 BPSC के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो मनी बिल को छोड़ के दैट इज एक्सेप्शन, कोई भी बिल को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब बिल को रिटर्न कर दिया लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, तो विधानसभा क्या करेगा, इसमें सुधार करेगा, ठीक है, या नहीं करेगा, उन पर डिपेंड है। फिर वो बिल भेजा गवर्नर के पास, वही बिल दोबारा भेज दिया, तो गवर्नर को उसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। गवर्नर हैज टू गिव हिज असेंट। अब देखो क्या होता है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब थर्ड समझो क्या होता है कि कोई एक बिल गया लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास, ठीक है। तो गवर्नर बोला कि इस बिल में हमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप क्या करो, इसको सुधार करके लाओ, और बिल को रिटर्न कर दिया, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव विधानसभा जो है वो क्या करेगा दोस्तों, उस बिल को, उनके पास दो कंडीशन है, या उस बिल में जो चेंजेज कर दे, जो गवर्नर बोला है, जिसको अमेंडमेंट बोलते हैं, चेंजेज कर, संशोधन बोलते हैं, या सेकेंड कंडीशन उनके पास है कि सिर्फ वो कुछ ना करे, बिल को वापस फिर से गवर्नर के पास भेज दे, ठीक है। दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी करता है विधानसभा, ठीक है ना, तो कुछ भी करके भेजता है तो गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा, गवर्नर अब वापस नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई संशोधन कर दिया कि गवर्नर बोला कि चलो ये खराबी है, तो विधानसभा क्या बोला कि ठीक है हम इसमें चेंज करके फिर से वापस भेजते हैं आपको, तो उस समय तो साइन करेगा ही करेगा गवर्नर। अगर बोला, विधानसभा बोला कि नहीं इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, हम फिर से आपके पास भेज रहे हैं, उस समय भी गवर्नर क्या होता है, जो राज्यपाल हो बाउंड हो जाएगा, वो साइन करना ही करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, मनी बिल एक्सेप्शन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो रिटर्न वाला जो कंसेप्ट होता है ना, बिल को जो वापस भेजने वाला होता है ना, दोबारा गवर्नर को साइन करना पड़ता है, दोबारा वो वापस नहीं भेज सकता असेंबली में कि फिर से आप देखो, ठीक है। अब आ जाओ मनी बिल के पास। मनी बिल होता है ना, जो पैसा वैसा, जो मनी बिल जनरली देखो क्या होता है, अगर सपोज करो कि एक साल हमको सरकार चलाना है, तो उसके लिए कुछ पैसा वैसा चाहिए हमें चलाने के लिए, तो जो स्टेट का जो फंड होता है, जिसको ट्रेजरी बोलते हैं, जो स्टेट का जो खजाना होता है, उससे हम पैसा निकालने के लिए विधानसभा का परमिशन लेना होगा, तो उसको मनी बिल के थ्रू हम ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। प्रीलिम्स में जो भी पूछा जाएगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा। तो अगर सपोज करो मनी बिल जो है ना, कोई भी मनी बिल हम पेश करते हैं विधानसभा में, सबसे पहले हमको परमिशन लेना होता है गवर्नर का, ठीक है, ठीक है। देखो अब क्या है, तो यहां पर क्या है कि जैसे मनी बिल को हम पेश करते हैं, कहाँ पेश करते हैं, विधानसभा में पेश करते हैं। विधानसभा से सपोज करो मनी बिल को हम पेश कर दिए, तो ये क्या हो गया, यहां से पास होके चला गया राज्यपाल के पास, ठीक है। ये कहां चला गया, राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल क्या करेगा, इस पर साइन करेगा तो पैसा निकल जाएगा। सेकेंड, साइन नहीं करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, साइन कर सकता है, साइन नहीं कर सकता है। लेकिन जो रिटर्न वाला जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना, कि बिल में कि अगर इसको लगा कि नहीं हम वापस भेज देते हैं, कि इसमें कुछ रिटर्न कर ले, इसमें कुछ चेंजेस कर ले, तो रिटर्न वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये मनी बिल में लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। गवर्नर इसको रिटर्न नहीं कर सकता है, इसमें सिर्फ साइन करेगा या साइन नहीं करेगा, या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या करेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेगा, कि प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेजेगा, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उस बिल पर साइन करना है या नहीं करना है। यहां तक क्लियर? तो रिटर्न वाला भी कंसेप्ट समझ लिए। अब हम क्या करिए, मनी बिल भी समझ लिए। मनी बिल में साइन कर सकता है, या साइन जनरली क्या होता है दोस्तों, साइन कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि मनी बिल होता है या बजट जो भी होता है, जो भी हम पेश करते हैं, तो गवर्नर के एग्रीमेंट के थ्रू ही पेश करते हैं। गवर्नर जब हामी भरेगा तभी पेश करते हैं, तो जनरली साइन कर देता है। लेकिन अगर साइन नहीं करता है तो मनी बिल पास नहीं होगा, पैसा निकल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन, गवर्नर राज्यपाल के पास क्या है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा कि आप देख लो, अगर सही है तो साइन कर दो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है ना। लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न वाला कंसेप्ट ये पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे थर्ड पॉइंट में,
कि अगर कोई नॉर्मल बिल को रिटर्न कर देता है तो वापस वो बिल राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल को मजबूरी है साइन करना। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिए कि वो एसेंट दे देता है, सेकंड कंडीशन पढ़ लिए कि वो एसेंट नहीं देगा, थर्ड है कि वो रिटर्न कर देगा, मनी बिल में नहीं होता है अप्लाई। ठीक है ना। फोर्थ जो गवर्नर के पास ऑप्शन होता है ना कि वो प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर लेता है, प्रेसिडेंट को भेज देता है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी आप ही देखे, इसको आप ही संभाले, हम कुछ नहीं करेंगे। अब जब गवर्नर प्रेसिडेंट के पास सेंड कर दिया ना, तो गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है यहाँ पर, अब प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे बिल है जो प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है, तो उसका एग्जाम्पल देख लो। कहीं स्टेट असेंबली है, विधानसभा है, वो क्या करेगा, कोई ऐसा लॉ बना दे जो हाई कोर्ट को इंडेंजर कर दे, हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसके इंडिपेंडेंस को खतरा कर दे, उसके अगेंस्ट हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट हो, संविधान के अगेंस्ट हो, संविधान के अगेंस्ट हो। नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब कोई भारत के जो कोई ऐसा हो जो इंडिया के अगेंस्ट हो, तो ऐसे ऐसे बिल जो होते हैं ना दोस्तों, उसको क्या करेगा, उसको रिजर्व करेगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए करेगा। यहां तक क्लियर। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर समझो। पहले प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास। ठीक है ना, तब प्रेसिडेंट उस पर डिसाइड करेगा कि क्या करे। अगर प्रेसिडेंट ओके कर देता है, अगर प्रेसिडेंट ओके कर देता है तो बिल एक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ओके नहीं करता है तो बिल एक्ट में नहीं बदलेगा। या प्रेसिडेंट रिटर्न कर देता है कि इसको फिर से सुधार के लाओ। ठीक है, तो फिर से सुधारो इसको, फिर ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है साइन करने के लिए, जो प्रेसिडेंट का मन होगा वही कर लेगा, लेकिन गवर्नर क्या है, बाउंड हो जाता है साइन करने के लिए, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो पावर होता है ना, वो ऑर्डिनेंस का होता है। ठीक है ना, ऑर्डिनेंस जिसको अध्यादेश भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है। अगर सपोज करो कोई भी बिल बनाने के लिए, यहाँ पर एग्जांपल से समझो, कोई भी बिल हमको बनाना है, ठीक है ना, कोई भी बिल हमको लाना है, तो बिल को एक्ट में बदलने के लिए उस बिल को सदन से पास कराना होता है। ठीक है, अगर सदन सेशन में नहीं है तो क्या होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि 12 महीने भी सदन सेशन में रहता है, हो सकता है कि सदन सेशन में ना हो। तो जब सदन सेशन में ना होगा तब क्या होगा, अगर कोई ऐसा बिल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाना जरूरी है, जैसे कोरोना हो गया, तो कोरोना में क्या है कि कोरोना के में ऐसा बिल हमको लाना जरूरी है और लेकिन सदन सेशन में नहीं है लॉकडाउन के कारण, तब क्या होगा, तब उस समय एक सिस्टम होता है जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जिसको अध्यादेश भी बोलते हैं। वो गवर्नर के पास पावर होता है, राज्यपाल के पास पावर होता है। राज्यपाल एक ऑर्डिनेंस लाएगा, अध्यादेश लाएगा, एक मतलब क्या टेम्पररी एक रूल बनाएगा जिसको एक्ट बोलो। ठीक है ना, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, तो जब सेशन नहीं रहता है, हाउस सेशन में नहीं रहता है, कोई भी हाउस सेशन में नहीं रहता है, जैसे सपोज करो जिसमें सिंगल हाउस है, विधानसभा है, अगर वो सेशन में नहीं रहा, या जिसमें बिहार में देखो विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो कोई एक हाउस सेशन में नहीं रहा, तब प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस में क्या होता है, एक बिल जो है वो एक्ट में अपने आप बदल देगा और वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो पूरे स्टेट में लागू हो जाएगा। ठीक है, बस यही होता है। कोई बिल को है ना ऑर्डिनेंस के थ्रू हम एक्ट में बदल सकते हैं, और प्रेसिडेंट अपने सिर्फ साइन से करेगा। ठीक है ना, और वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए वो पूरे स्टेट में लागू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका कंडीशन क्या होता है। कोई भी ऑर्डिनेंस अध्यादेश हम लागू कर दिए, ठीक है ना, तो जब कोई असेंबली फिर से रीअसेंबल होता है, कोई सेशन फिर से बैठता है, जैसे सपोज करो कि विधानसभा और विधान परिषद है बिहार में क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है, तो सेशन में नहीं था विधानसभा। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, ऑर्डिनेंस ला दिया। अब क्या है कि सपोज करो कि सेशन में आ गया, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सेशन में आ गया, तो संविधान में लिखा हुआ है कि जैसे सेशन में आया 1 तारीख को, ठीक है ना, एक तारीख को सेशन में आ गया, तो 1 तारीख से डेट काउंट होगा 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक। मतलब क्या है कि इस 1 तारीख से 6 हफ्ता तक हमको इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को हमको सदन से पास करा लेना है, सदन से पास करा लेना है।
अगर हम पास करा लेंगे तो सही है, ये एक्ट में रहेगा। अगर हम पास नहीं कराएंगे तो ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा। ये अध्यादेश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो क्या है कि ये 6 वीक जो है ना, उसको याद रखिएगा। ये VVI काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्री में पूछे जाते हैं, प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास होता है, ऑलरेडी गवर्नर पास हो जाता है, तो पहला कंडीशन क्या है कि सब सदन सेशन में नहीं है, सदन रेस्ट पर है। ठीक है, अगर सदन फिर से सेशन में आता है तो जिस डेट को, जिस दिन को सेशन में आया है, जिस दिन को सेशन स्टार्ट हुआ है, उस दिन से 6 हफ्ते के अंदर हमको इस ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को फिर से सदन से पास कराना होता है। अगर हम पास करा लेंगे तो क्या होगा? ये अध्यादेश क्या होगा? एक्ट में बदल जाएगा। अगर हम पास नहीं कराएंगे तो अध्यादेश, जो ऑर्डिनेंस है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सपोज करो जो अध्यादेश क्या है, खत्म हो गया, पास नहीं हुआ, तो जो काम किया गया रहता है अध्यादेश के अंदर, जो गवर्नमेंट काम की है, वो रहेगा, उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ है दोस्तों कि अगर सपोज कर लो कि हम एक ऑर्डिनेंस ला दिए, अध्यादेश ला दिए, ठीक है ना, और 3 महीने तक ऑर्डिनेंस रहा, इस पर बहुत सारे काम हुए, इस जो एक्ट जो बोल रहा है उस पर हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रन किए। चौथे महीने में क्या हुआ? सदन सेशन में आया और ये अध्यादेश पास नहीं हो पाया, अध्यादेश खत्म हो गया, पास नहीं हो पाया। हमने क्या बोला था कि 6 हफ्ते तक पास करना है, लेकिन नहीं हो पाया पास। तो जो 3 महीने इस ऑर्डिनेंस जो एक्ट है, इसके थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन चला है, जो डिसीजन लिए गए हैं, वो वैलिड होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। उसको क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है? रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट PCS कैज टू द लेजिस्लेचर। अब देखो क्या होता है, आपको देखोगे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। जैसे फाइनेंस कमीशन होता है इंडिया लेवल पर, जिसको 280 जो अनुच्छेद है उसके अंदर आता है, उसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है ना, कि वो रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो सेशन होने वाला है, जैसे जो पंचायती राज जो सिस्टम है, उसमें कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो किसका काम है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का। कितना रिसोर्स हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, जो पंचायती राज है, उसको देना है। ठीक है, और स्टेट PCS, जैसे अभी क्या है ना, इसको आप मान सकते हो BPSC वाला जो सिस्टम है, ठीक है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो रिपोर्ट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है, कैग जो होता है, कैग का काम क्या है कि स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों के एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। जैसे सपोज करो कैग का काम क्या होता है, यहाँ देखो। अब बिहार सरकार ने क्या करा दोस्तों, 2021 के लिए अगर सपोज करो 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, सपोज करो 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए स्टेट के खजाना से, ठीक है ना, तो उस चीज को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है ना, उसके खजाना से निकाल लिए। तो 2022 में 2021 से 2022 तक के लिए निकाला है, खर्चा किया है, और 1 लाख करोड़ जो है उसको अलग अलग चीजों में खर्च करेगा। तो 2022 में क्या करेगा ना, कैग एक रिपोर्ट सौंपेगा, कहाँ? सदन में, और बताएगा कि जो 1 लाख करोड़ 1 साल के लिए निकाला गया है वो खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, सही में खर्चा हुआ है या इसमें कुछ करप्शन भी हुए हैं, कुछ घपला तपला भी हुआ है। तो जो भी डिटेल रिपोर्ट होगा ना वो सदन में देगा। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नर है, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, नीतीश सरकार है, वो क्या करेगा, वो सही से खर्च करेगा, क्योंकि ये चेक करने वाला बैठा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों फाइनेंशियल पावर, ठीक है ना। अब गवर्नर का क्या बताया था कि कोई भी बजट होता है, ठीक है ना, बजट पास होना होता है, तो बजट पास करने से पहले गवर्नर का परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी बिल, ठीक है ना, उसमें भी ठीक है, मनी बिल का हम लोग पहले ही देख लिए थे कि मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन क्या है ना, गवर्नर का परमिशन लेना जरूरी होता है। ठीक है ना, एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। देखो कंटीजेंसी फंड क्या होता है उसके बारे में समझो। एक आपातकालीन खजाना का एक रूप है। मतलब क्या है ना, गवर्नर को एक सपोज करो एक बॉक्स है, इसमें हम लगभग 10,000 करोड़ रुपए है ना इमरजेंसी के लिए रख के दे दिए हैं, गवर्नर के पास पावर है। ठीक है ना, तो सपोज करो कि बिहार में फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया,
ठीक है ना। ये सब आ गया। तो ये तो गवर्नर को ना स्टेट गवर्नमेंट को ना नीतीश सरकार को पता है, क्योंकि ये तो नेचुरल क्लाइमेट है, कभी आ सकता है। अब भूकंप आने से पहले आपको थोड़ी बताया कि हम अगले महीने भूकंप आएगा, नहीं आएगा ना, वो अचानक आ जाता है। तो ऐसे कुछ आपदा आ जाता है जिसके लिए क्या है, बजट में तो हमको पता नहीं है ना कि अर्थक्वेक आएगा तो इसके लिए हम 1000 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं, नहीं पता है। तो इसके लिए एक कंटीजेंसी फंड होता है जिसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। वो पावर किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है। तो जब भी हम बजट वगैरह पास करते हैं तो कुछ अमाउंट जो है ना हम इस फंड में डाल देते हैं कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया, इस पैसे को गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो खर्च कर सकता है, ठीक है ना। सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, नॉर्दर्न बिहार में क्या है ना, अर्थक्वेक आ गया, हिमालय के फुट हिल्स पे तो रह ही रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया, तो गवर्नर क्या करेगा, इस खजाने से पैसे निकाल के यहाँ पर लोगों को मदद करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन जो है ना उसको अपॉइंट करता है, ठीक है ना, हर 5 साल के बाद। कौन करता है, गवर्नर करता है। ये फाइनेंशियल पावर में हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है ना कि यो पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन हो गया। अब देखो ये सब क्या है ना, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में। तो कोई भी व्यक्ति है जिसको सजा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको माफी कर सकता है, ठीक है ना। गवर्नर के पास पावर है कि कोई भी कैदी को, कोई भी क्रिमिनल को, कुछ भी को, सबको माफ कर सकता है, सजा माफ कर सकता है। एक्सेप्शन है डेथ सेंटेंस को छोड़ के। किसी को मौत की सजा हुई है ना, मौत की सजा हुई है, वो पावर किसके पास है, वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो जो डेथ पेनाल्टी है उसको छोड़ के कोई भी सजा हो वो पावर माफ कर सकता है गवर्नर, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये पार्डन हो गया, रिप्राइव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिमिशन हो गया, ये क्या है, इसके बारे में हम प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे, और हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है। तो क्या है एक्सेप्शन, याद रखना कि वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। और सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि जो मिलिट्री कोर्ट है ना उसके वर्डिक्ट जो भी हो उसको गवर्नर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ पावर है किसके पास, राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है। वो मिलिट्री कोर्ट का जो वर्डिक्ट है या डेथ सेंटेंस है उसको छोड़ के गवर्नर क्या है, राज्यपाल सारी चीज कर सकता है। नेक्स्ट है, देखो अब क्या है, कोई भी स्टेट के, जैसे बिहार स्टेट है, उसके जो हाई कोर्ट है उसके जज को अगर हम अपॉइंट किया जा रहा है तो कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेगा ना तो कंसल्ट करेगा किससे, गवर्नर से कंसल्ट करेगा, तभी जुडिशियल पावर में आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पावर जुडिशियल पावर में आता है कि अपॉइंटमेंट हो गया, किसी का नियुक्ति करना हो गया, पोस्टिंग करना हो गया, प्रमोशन करना हो गया, किसका, डिस्ट्रिक्ट जज का। जो जिला में जो जज होते हैं ना उस जज के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन कौन करता है, गवर्नर करता है। लेकिन किसके कंसल्टेशन से, ये ध्यान रखना, वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, जो स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। सपोज करो कि मोतिहारी जिला के जज को प्रमोट करना है या अपॉइंट करना है, ठीक है ना, तो राज्यपाल क्या करेगा, पटना हाई कोर्ट जो है सबसे पावरफुल, सबसे ऊंचा हाई कोर्ट स्टेट का वही होता है, स्टेट हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ये सब काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंट द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पीसीएस। मतलब क्या है कि एक जुडिशियल सर्विस होता है, जैसे सिविल सर्विस होता है, सिविल सर्विस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उसमें एक जुडिशियल सर्विसेज भी होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी ऑफिसर सब आते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन जो है उसको जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपॉइंट करने के लिए वो क्या करेगा, वो गवर्नर, वो स्टेट हाई कोर्ट एज वेल एज जो बीपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, दोनों के कंसल्टेशन के बाद वो कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या करा, हमने पावर्स को, गवर्नर के पावर्स को पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो संवैधानिक पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है गवर्नर का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो संवैधानिक पोजीशन के लिए आपको ये 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद याद होना जरूरी है, 154, 164 और 163, ठीक है। तब देखो अब 154 क्या बोलता है, पहला संवैधानिक पोजीशन क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का, ठीक है ना, वो गवर्नर या अपने आप से उसको एग्जीक्यूट करेगा या अपने अंडर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसके थ्रू करेगा। ये क्या है, आर्टिकल 154 है। अगर आप पढ़ोगे तो बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर खुद एक्सरसाइज करेगा, या अगर वो खुद नहीं करता है तो अपने अंडर के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसके थ्रू एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है ना, दैट इज आर्टिकल 154।
अब अनुच्छेद देखो अनुच्छेद 163 क्या बोलता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 163 बोलता है कि जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर है और साथ में जो मंत्रिमंडल है उनका, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, वो क्या करेगा, गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगा। गवर्नर का कोई काम करता है, कोई गवर्नर, अगर ध्यान से सुनना, अगर गवर्नर कोई काम करता है तो उसको एड एंड एडवाइस देना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कौन बताएगा, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा। लेकिन देखिए ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, जिसके कारण हमेशा गवर्नर और स्टेट के बीच में, चीफ मिनिस्टर के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी होता है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एड एंड एडवाइस जो देगा ना गवर्नर को, वो कौन से आर्टिकल के थ्रू देगा, 163 के आर्टिकल के थ्रू। लेकिन दिस आर नॉट बाइंडिंग। बट अगर आप देखोगे सेंट्रल लेवल पर तो बाइंडिंग होता है। यही होता है सेंट्रल लेवल पर, अगर देखोगे दोस्तों तो क्या है ना कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देता है सेंट्रल, वो बाइंडिंग होता है। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू, कौन से संवैधानिक संशोधन के थ्रू किया गया था, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के थ्रू किया गया था। इसको याद रखें, VVI है, ठीक है। मतलब क्या है, प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, उसको अगर सेंटर कोई एड एंड एडवाइस देता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पर बाइंडिंग है। लेकिन वही चीफ मिनिस्टर देगा ना, तो चीफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है ना, वो बाइंडिंग नहीं है। ये तो गड़बड़ है ना भाई दोस्त, नहीं। अब नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है, डेट इज पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसी कारण सारे बवाल होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है वो देखो, एड एंड एडवाइस दे दोगे, लेकिन कुछ पावर ऐसे होते हैं गवर्नर के पास, जो गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करेगा, मतलब अपने मन के हिसाब से करेगा, ठीक है ना। और ये पावर क्या होते हैं ना, वो डिफाइन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में वो पावर डिसाइड नहीं है। वो पावर कौन डिसाइड करेगा, कि वो खुद गवर्नर ही करेगा, ठीक है ना। तो संविधान में क्या बनाया गया है 163 आर्टिकल में, ध्यान से सुनना, कि सीएम है और COM है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, वो क्या करेगा, गवर्नर को एड एंड एडवाइस देगा कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। लेकिन जो डिस्क्रिशन है, कुछ पावर ऐसे मिले हुए हैं राज्यपाल को, उसमें राज्यपाल किसी का नहीं सुनेगा, ना किसी का एड एंड एडवाइस सुनेगा, वो खुद अपने मन से करेगा। और वो पावर क्या है ना, जब भी कंफ्यूजन में हो या कन्फ्लिक्ट हो, कि CM बोले कि नहीं ये पावर डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे नहीं आता है, राज्यपाल बोलेगा कि नहीं मेरे डिस्क्रिप्शन में आता है, तो ओवरऑल जो फाइनल डिसीजन होगा ना, वो राज्यपाल का ही होगा। कि राज्यपाल ही बोलेगा कि नहीं ये पावर मेरे डिस्क्रिप्शन में आता है तो हम फाइनल है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, कोई एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इस पर मुद्दा छिड़ गया, इस पर डिबेट छिड़ गया कि ये तुम्हारे अंदर पावर है या नहीं है, ठीक है। संविधान में उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं हुआ है, तो CM बोलेगा कि नहीं तुम्हारे अंदर नहीं आता है। अब गवर्नर जो बोलेगा ना वही फाइनल होगा। गवर्नर बोल दिया कि हाँ मेरे अंदर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन एराइजेज होगा ना, कि कोई भी पावर तुम्हारे अंदर आता है या नहीं आता है, तो उस समय राज्यपाल का डिसीजन ही फाइनल होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर CM क्या हुआ, लुल्लू बन गया, CM का कोई डिसीजन ही नहीं रहा। तो यही पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है। तो कोई भी मेंस में अगर लिख रहे हो ना, तो आपको 163 आर्टिकल को मेंशन करना होगा, क्योंकि यही डिस्प्यूट का रीजन है। डिस्क्रिप्शन हम गवर्नर को नहीं देते ना, तो गवर्नर अपने मन से काम नहीं करता, ठीक है ना। ये एक फेडरलिज्म के, देखो अब डिस्क्रिप्शन देना इज अलग मैटर था उसमें, जब संविधान में दिया गया तो कुछ सोच समझ के दिया गया, लेकिन इसका जो मिस यूटिलाइजेशन जो होता है ना, गवर्नर खुद करता है। अगर कोई भी ये डिस्क्रिप्शन वाला जो है, जो डिस्क्रिप्शन मिला है, जो पावर मिला है खुद से करना, जो मन में आए वो करना, ठीक है ना, अगर ये कोई काम करता है ना, तो डेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, डेट कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। अब जल्दी से पढ़ते हैं 164 अनुच्छेद क्या बोलता है, ठीक है ना। 164 अनुच्छेद बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद CM, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधान सभा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गवर्नर के कुछ हम लोग क्या बोला, डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। गवर्नर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब पावर, मतलब तुम्हारे सोल पावर तुम्हारे पास है कि तुम डिसाइड करोगे करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, जो संविधान में दिया गया है, वो है कि रिजर्व विल,
हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर कुछ बिल रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अगर गवर्नर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है अनुच्छेद 356 के थ्रू, ठीक है ना। थर्ड क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सीएम से पूछ सकता है कि आपने डिसीजन लिया उसके बारे में मेरे को इन्फॉर्म करो। तो ये क्या है ना दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, ये संवैधानिक डिस्क्रिशन है जो संविधान में मेंशन है। लेकिन कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं जिसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। अब देखो कोई इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, तो इलेक्शन हुआ तो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो जब सक्षम नहीं है तो गवर्नर क्या करेगा ना कि कोई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ना उस पार्टी से कोई एक बंदे को है ना सीएम नियुक्त कर देगा, चीफ मिनिस्टर बना देगा, बोलेगा कि कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर में आपको बहुमत साबित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, अगर उसमें आप कॉन्फिडेंस जो लूज कर देते हो, मतलब क्या है कि आप अपना मेजोरिटी है, सपोर्ट है, खो देते हो, तो गवर्नर के पास पावर है कि विधानसभा को डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कि अगर कोई सरकार है उसने पावर खो दिया, जैसे सब एग्जाम्पल लो, महागठबंधन बना था जदयू और आरजेडी का, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, जदयू इससे निकल गया तो आरजेडी क्या हुआ, आरजेडी क्या करा, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मेजोरिटी खो दिया, तो सरकार चली गई। साथ में जो इसके मिनिस्टर पद थे, जैसे तेज प्रताप क्या बना था, हेल्थ मिनिस्टर बना था, तेजस्वी वाइस डिप्टी सीएम बना था, तो ये दोनों अपना पद खो दिया। तो वही है कि साथ साथ सरकार भी जाएगी और साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रिमंडल है, जो पोस्ट लेके बैठे हैं, वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सिचुएशनल डिस्क्रिशन पर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या करा, आज गवर्नर के बारे में डिटेल में कर लिए हैं। अब आप एक क्लास करो और जाके आप लक्ष्मीकांत हो गया या कोई भी बुक हो गया उसको पढ़ो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया, फिर मिलते हैं इससे कोई नया टॉपिक को लेके आएंगे, उसमें सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।